नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बंसिया, जो हमारे यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी है। तो चलिए, जैसे कि हम कहानी शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी देख लेते हैं। तो कमलेश्वर जी का जो पूरा नाम था वो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था और इनका जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था 74 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2007 को फरीदाबाद में हो गया था। इनका जो साहित्यिक योगदान था, इन्होंने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं, 17 कहानी संग्रह हैं और लगभग 100 फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी हैं। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें इनकी सारिका पत्रिका प्रमुख है। 2005 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार से इलाहाबाद में जब पढ़े थे तो वहाँ से अलंकरण किया गया था, राष्ट्रपति महोदय द्वारा विभूषित किया गया था। इनकी पुस्तक जो है कितनी पाकिस्तान पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि किस पुस्तक पर कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कितने पाकिस्तान पर मिला था। तो चलिए, इनके कुछ चर्चित उपन्यास भी हैं, इनको भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट होता है उन्हीं का जीवन परिचय मैं बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी इसमें से कोई रचना या कोई उपन्यास उठा के दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप जब पढ़े होंगे तभी आप सही कर पाएंगे, अन्यथा आप गलत कर देंगे। तो आप देखते रहिए। इनके जो उपन्यास है, जो चर्चित उपन्यास हैं, अब जैसे कितने पाकिस्तान है, तो ये इस पर इनको प्राइज़ मिला हुआ है, इनको पुरस्कार मिला हुआ था, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सन भी पूछ सकता है, ये किस विधा की है ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे, और ये किसकी है ये तो नहीं, इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि किस विधा की है, उपन्यास है, कहानी संग्रह क्या है। तो इसीलिए तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उस पर एक नज़र देख लेते हैं कि इनके उपन्यास जो है, एक सड़क 57 गलियाँ हैं, लौटे हुए मुसाफिर हैं, डाक बंगला है, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी, काली आंधी आदि। और कितने पाकिस्तान है, ये इनका उपन्यास है जो सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा है। इनके जो कहानी संग्रह है उसमें है जॉर्ज पंचम की नाक, दूसरी है राजा निर्बंसिया, यहीं से इनकी प्रसिद्धि हुई थी। राजा निर्बंसिया के बाद से ही ये लोकप्रिय कहानीकार बन गए थे। और ये इनकी जो है दोहरे कथानक की कहानी भी कही जाती है राजा निर्बंसिया, और जिसमें एक जगतपति वाली और एक वो जो अम्मा सुनाती हैं उनकी कहानी वो वाली। तो राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, कोहरा, मेरी प्रिय कहानी आदि इनकी हो गई। तो ये कुछ इनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने उनको बता दिया। अब ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। जितनी भी कहानी में महत्वपूर्ण लाइन होंगी उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, आप नोट करते हुए चलिएगा। हर बार मैं यही बताती हूँ, जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें होंगी, महत्वपूर्ण कथन होंगे, उनको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, आत्मकथा हो, उसके जो इस प्रारंभ की लाइनें होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए क्या है कि एक राजा निर्बंसिया थे। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक बैठ जाते थे। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। आटे का सिंदूर सा चौक पूरा होता है, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती हैं, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता है। बाकी 5 नीचे दबे पूजा ग्रहण करती रहती हैं। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती है और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से साथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ
सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। यहाँ वर्ण का मतलब वर्ण होता है, वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। तो उनके राज में बड़ी खुशहाली थी यहाँ से, ठीक है। कोई राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा को बहुत प्यारी। राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगतपति। तब जगतपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी, ठीक है। दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों एक से घर के थे, मतलब उनके काफ़ी समानता थी। इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगतपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगतपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगतपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगतपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगतपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगतपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बात समझा दिया जगतपति की माँ ने। न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सास का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। क्या समझाया था? बेटा, जगतपति बड़े लाड़ प्यार से का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे बड़े हट को पूरा करती हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर उन्होंने कहा था, जगतपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे माँ बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगतपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, यानी जगतपति के पिता नहीं हैं। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगतपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। यानी उनकी माता का निधन हो गया जगतपति के। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगतपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाए। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक
उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगतपति को रिश्तेदारी की शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दूर के रिश्तेदार जो जिसके बाद शादी में गया था जगतपति, तो उसका क्या नाम था, तो दयाराम नाम था। शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा। कितने दिन? 10वें दिन बोल कर गया था। किससे? चंदा से। पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदारी की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरी रोज जगतपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिंगी बंद गई, पर जगतपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगतपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगतपति की जांघ को लांघ गई। जांघ को पार करती निकल गई। ठीक है, और दूसरी जांघ के कूल्हे में समा गई। ठीक है, कूल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियां मनाती जब वहां पहुंची तो जगतपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी जगतपति की देखभाल के लिए। वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। कितने कोस? 4 कोस। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। मतलब ज़्यादा दिन इलाज किया। पहले तो तीसरे चौथे दिन सामान पहुंचा दिया करते थे, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो गए तो कुछ दिन बाद वो लोग भी खबर लेना मतलब नहीं पहुंचे। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा घाव हो गया था। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा, कितना? 6 इंच गहरा घाव था। ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे के अस्पताल तक कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करता था। कौन करता था? कंपाउंडर। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए था। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे, मरीजों की देखभाल करने वाले। रिश्तेदारों को खाने पीने की मुश्किल से लेकर मरीजों की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। कंपाउंडर का क्या नाम था? बच्चन सिंह। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग, छठे छमासे कोई।
औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी कोई रोग घेरता ही नहीं। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घरवाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उनके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। मतलब महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती थी, ठीक है, इकट्ठे दवाई ले जाती थी उनके घर के लोग। फिर बाद में ये भी नहीं पता चलता था कि उनको फ़ायदा हुआ कि नहीं। उस दिन बच्चन सिंह जगपति की घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी और वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगतपति पूरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगतपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई की उसकी बांह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो दर्द भरी चीखो। और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जैसे जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चों की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा को की और धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चिच चिच रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराह की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। नहीं आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। रही यहाँ से अंडरलाइन कर ले, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना। रही दवाइयों की कहीं ना कहीं इससे इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीनों लग जाएगा। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है इन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उमड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगतपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली को लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर
मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगतपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगतपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगतपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं। मैं जानता हूँ। किसने बोला? जगतपति ने। पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की नहीं। तुम तो, ये किसने कहा? चंदा ने कहा। क्या कहा? कि औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की। तुम तो देखा जाएगा। किसने कहा? जगतपति ने। तब फिर चंदा क्या बोलती है? कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। जगतपति फिर क्या कहता है? नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। वो मना कर रहा है कि मैं उधार के पैसों से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। इसमें तो फिर चंदा कहती, फिर जगतपति क्या कहता है? तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग है। किसने कहा है? जगतपति ने कहा है। बहुत अच्छी बात कही है कि तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, कर्ज के बारे में बताई गई है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। कौन? चंदा। जगतपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट गया। मतलब वो उसकी बात से खुश वो नहीं था, सहमत नहीं था, तो वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। और तीसरी रोज जगतपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगतपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और उससे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे क्या, आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए, पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ पौरुष तिलमिलाकर जाग रहा है। पर जगतपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या कहा चंदा ने? कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी से आई हैं। क्या बोला? कि मैंने अपने हाथ का कड़ा बेच दिया, उसी से ये तुम्हारी दवाइयाँ आती हैं। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगतपति कहता है, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। जगतपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कहा जाता था, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरे होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जब बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगतपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों। बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले, पति के लिए जेवर की क्या कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कानों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और
और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह आवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौन गई और उसने वहीं से तुरंत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पर्श ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में भी अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने व्रत में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? ये किसने कहा? बच्चन सिंह ने। चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था। छूट गया था दवाखाने का लैंप, जो जलते जलते एक बार भभका था। उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगतपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगतपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण में चंदा के मुख पर अगणित भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सोच सी गढ़ती रहती कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया। कहाँ हो गया उसका ट्रांसफ़र? मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगतपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखलाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा से बेखबर होने पर बीन सकते थे और उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की तरह
धुएं के लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेश के राक्षस बाना बदल योगी के रूम में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद, कितने दिन बाद, 15-20 रोज बाद जब जगतपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगतपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक गई थी और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता है, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी, जिसके दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाया मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगतपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आया, कुलम्मा भी आई हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगतपति हाँफ कर बैठ गया। झुलझुलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तोड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना। कहते कहते जगतपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगतपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगतपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, जो जगतपति ने बोल दिया गुस्से में। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगतपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत छीड़ होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुट्टा घुट्टा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहिए उठता था, फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है और वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी, बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और इसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगतपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ों में जीवन का संगीत गूंज रहा है, और वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए बहुत देर तक स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नख से उज्जवल हो उठे और जगतपति की आंखों को ज्योत मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिसमें हाल के जन्म बच्चे के गफुआरे बाल की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बाल के पास तमाम छोटे छोटे नर्म नर्म से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्दंत सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ, और
सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी सी पतले पतले होठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक, उनकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता। और उनके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपने सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी हथेलियों से टकराए। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये तो कड़े तो चंदा बेचकर इसका इलाज करा रही थी। ये सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गए। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने में पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? बड़े कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगतपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया। नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगतपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज ही यही सोचता था, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने ही छीन लिया। या वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या रह जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह इस लज्जा को स्वयं ही उघाड़ कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टो में घूमता रहता। किसी से उधार ले पर किस संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 मरतबा पैसे का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा सा फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों की किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? मतलब सारे मोहल्ले में ऐसे ही। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सासा हंसी की
हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर। अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंखों से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अब अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है, नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष था यह। जगतपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस गया, इसमें क्या हर्ज है, पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई, वही से जैसे अनजान बनता। बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन? कहता जगतपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगतपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, क्यों, क्या हुआ, कैसे होते हैं आदमी? जगतपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैर लौट आओगे। चंदा कहकर जगतपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगतपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की है या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। अड़े वक्त काम आने वाले आदमी है, लेकिन इससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि इससे कुछ लिया जाएगा, उसे दिया भी जाएगा। जगतपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगतपति उसके साथ इधर उधर घूमता ही रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा, जाड़े में कांप नहीं रहा, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ, और वह सोचता है यह कुछ क्या है? सुख शायद। हाँ, शायद नहीं, वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस आदर्श प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा से नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, नहीं, बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सोना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, पोषण हो या शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगतपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हो गया। लकड़ी की भी कोई कमी नहीं थी। गांव में आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैर
पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गाठे एक और रखी गई। चेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया और 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके सामने समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर कर सकता है। और अब वह कामदार तो था, लेकिन अब जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो वह निरहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ पर तौल बेच दिया जाएगा और तब इसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती हैं, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते रहते। दोपहर सिमटती और शाम के धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगतपति सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसने अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगतपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है, उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या फिर तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट नहीं भरता। यह सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान चढ़ गया है कि यह इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चम्मच और परोस दी और जगतपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती और कोई मेहमान तो नहीं है,
मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगतपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वो लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटखन और ऐंठन पैदा करने लगते हैं। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सांसें सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीले बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता, जिस पर कब्र पर एक पर्दानशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एक कदम तेजी से मुड़ के भी साथियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते ही एक ओढ़नी का पल्ला कंधे पर डालती और तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह धीरे उसी मोहल्ले में खो जाते। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल की कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान जैसे उस कब्र में कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगतपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों से, बबूल के लिए जैसे कब्र साया तले दुबक जाती। जगतपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगतपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहता रानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा ने रवंशिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैर महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहता रानी का घर अनाज से भर दे, और जब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची, रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट आई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। दो ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यह खबर थी, और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बारात के मेह की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कुठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना, और हंसराज पंजाबी ने अपनी, ये सबके नाम याद रखिएगा किसने, सुदर्शन दर्जी था, हंसराज पंजाबी जो अपनी नील लगी मुलगजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना, और जगतपति की बेवा चाची, कौन जगतपति की चाची, कौन विधवा थी, चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को। कितने साल हो गए जगतपति की शादी को? 6 साल शादी को न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है इसके पेट में और किसका होगा, सिवा उस मुस्टुंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम।
यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी। अब अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगतपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की और मुंह किए पड़ा रहा। न ठेके की लकड़ियां चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तब हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बांह का जोर देखा तो नसें तनी और बांह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निश्चल कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज पर कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को जागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख उसके टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी और खून के पास अजीब सा सूखापन। जगतपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कह, देवलोक में किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। वह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगतपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगतपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हों, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरफ बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते। चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौन नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्द में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से अपरिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगतपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगतपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले, तब तक की बात झूठ है। सिसकियों के बीच में चंदा का सर फूटा। लेकिन तब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर लगा।
सुलगाता पड़ा और जगतपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़कर कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालीन में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगतपति पूरा दिन और रात ताल पर ही काट देता, उसी वीराने में, तालाब के बगल, कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था, जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जान पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं खड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगतपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा। वह रेंगता कीड़ा जिसकी न आँख है, न कान है, न मन है, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सूकरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ते तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की एक मेड़ पर बैठा जगतपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन तुमने मुझे बेच दिया। क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सूकरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। सूकरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत में लीक बनी, जरा मेड़ मारकर नंगा गाड़ी। जगतपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सूकरे ने जगतपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दें। जगतपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सूकरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी भरी से थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी से छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो हो गया है ना। फूल का ना फल का, अब कौन इसमें फल फूल आएगा। 4 दिन में पत्ती झुरा जाएंगी। सूकरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा, जैसे ठीक समझो तुम। जगतपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हो गई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगतपति को उसके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगतपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जोसा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर लौटा। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर तेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुला दी और फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब डाल पर आकर लगी तो जगतपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया और पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता चला कि 15-20 दिन हुए चंदा को लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं, जगतपति भैया। जगतपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों से मुंशी जी को ताका, पर वह उसके तीर का निशाना ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते वह बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है
तिरिया चरित्र है। सब बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात हो जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगतपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या कहने को जगतपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगतपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई, जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझा तीर राजा निर्बंसी अस्पताल से लौट आया, और आज सत्यानाशी कुला बोरन और स्वयं उसका वह वाघ जो चंदा को छेद गया था। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए था। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को? मुझे नीच समझती है, कायर? नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ है तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो स्नेह की धुरी है। यहाँ संडल लाइन का, औलाद ही तो स्नेह की धुरी है, और आदमी औरत की पहियों को साध कर तन के दलदल से पाल ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता तो फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से भरे अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूर सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर उसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए। पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी? उसके आधार पर कोई कर्ज देता, कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और सब सूकरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गया। हरा होने से क्या हुआ? उखड़ तो हो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ हुआ पेड़ है, ना फल का ना फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। तो कुछ सोचा? उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है, और वह उसी तरह टाल मटोल भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची और मां सुनाया करती थी अपने सत्यत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालों को तत्काल जन्मे शिशुओं को बदल दिया। रानी का छातियों से दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सत्यत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा, तुम देवी
हो ये मेरे पुत्र है। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर इस रात जगतपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगतपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने ये दोनों बातें की माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगतपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम अपने बच्चों को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे नहीं मारा है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चों को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आस पास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी समाप्त हो गई, पर यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।